क्या कभी ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जहां देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां एक दूसरे की परछाई सी लगने लगी हैं? आज हम लेखक कर्म नायक के एक ऐसे ही विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे जो ठीक यही तर्क देता है और हाँ, कुछ बहुत ही जरूरी सवाल भी खड़े करता है। देखिए, ये सिर्फ एक कैची टाइटल नहीं है। ये वो सवाल है जो आज लाखों वोटर्स के मन में घूम रहा है। क्या हम सच में एक बेहतर भविष्य की तरफ जा रहे हैं या फिर हम सब एक ही राजनीतिक चक्र में फंस गए हैं? लेखक अपनी बात की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो चलिए लेखक के इस स्तर की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि आखिर वो इस कह सकते हैं कि चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचे कैसे। लेखक अपनी बात की शुरुआत उस नारे से करते हैं जिसने कह सकते हैं कि पूरे देश की उम्मीदों को जगा दिया था। अच्छे दिन का वादा। ये सिर्फ एक चुनावी नारा तो था नहीं, है ना? ये एक पूरी सोच थी, एक नए भारत का सपना। लेकिन लेखक हमें इस वादे की जरा और गहराई में झांकने को कहते हैं। याद है वो बड़े बड़े वादे? लेखक हमें याद दिलाते हैं, विदेशों से कालाधन वापस आएगा, भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे और 60 साल के कथित बुरे शासन को पलटने के लिए सिर्फ 60 महीने चाहिए। ये बहुत बहुत पावरफुल आइडियाज थे। लेकिन यहीं पर लेखक एक बहुत जरूरी बात उठाते हैं। उनका तर्क ये है कि ये जो टूटे वादों का पैटर्न है, ये कोई नई बात नहीं है। असल में ये एक ऐसी कहानी है जो भारतीय राजनीति में बार बार दोहराई गई है। और फिर लेखक इस एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जुमला। मतलब एक चुनावी चाल, एक ऐसा वादा जो शायद कभी पूरा करने के लिए था ही नहीं। उनका दावा है कि ये वादे वोट पाने का एक जरिया थे, कोई सच्ची कमिटमेंट नहीं। और यहीं पर लेखक का तर्क एकदम साफ हो जाता है। वो कहते हैं, भाजपा के वादों को देखिए, फिर कांग्रेस के पुराने घोषणा पत्रों पर नजर डालिए, कुछ एक जैसा दिख रहा है। लेखक का तर्क है कि खेल वही है, बस खिलाड़ी बदल गए हैं। तो बात सिर्फ वादों की नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोपों का क्या? लेखक के मुताबिक यहाँ समानताएं और भी गहरी हो जाती हैं। और ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। लेखक का कहना है कि दोनों ही पार्टियों पर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगे हैं, जिनका स्केल और तरीका भी काफी हद तक एक जैसा है। मिसाल के तौर पर लेखक रक्षा सौदों के विवादों को सामने रखते हैं, जो दोनों राजनीतिक दौर से जुड़े हैं, ये दिखाने के लिए कि इस तरह के आरोप किसी एक पार्टी तक ही सीमित नहीं हैं। बात सिर्फ रक्षा सौदों की नहीं है। लेखक अवैध खनन जैसे उदाहरणों की तरफ भी इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि दोनों ही सरकारों के दौर में हमारे प्राकृतिक संसाधनों को कथित तौर पर लूटा गया है। लेखक की ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है ना। वो कह रहे हैं कि हम छोटी मोटी चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम हीरा चोर के लेवल के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और उनका आरोप है कि दोनों पार्टियां इसमें शामिल रही हैं। तो अगर लेखक की बात सही है और दोनों मुख्य पार्टियां असल में एक जैसी ही हैं, तो फिर एक वोटर क्या करे? लेखक एक समाधान देते हैं, एक तीसरी ताकत की खोज। लेखक का तर्क बहुत सीधा सा है। वो कहते हैं कि जब दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप तो लगाती हैं, लेकिन पावर में आने पर कोई एक्शन नहीं लेती, तो इसका मतलब है कि असली जवाबदेही के लिए किसी बाहरी राजनीतिक ताकत की जरूरत है। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए लेखक हमें एक पुरानी कहानी की याद दिलाते हैं, अली बाबा और 40 चोर। सुनने में ये तुलना थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन उनके तर्क के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेखक का तर्क है कि दोनों पार्टियां मिलकर एक गुप्त खजाने की रक्षा कर रही हैं, और उसे खोलने का जो मंत्र है, खुल जा सिम सिम, वो सिर्फ एक तीसरी पार्टी की सरकार ही बोल सकती है, जो इस मिली भगत का हिस्सा ना हो। अब हम लेखक के तर्क के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ बदलाव की जो मांग है, वो सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है। लेखक के आखिरी तर्क को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। उनके मुताबिक मनुवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में ऊंच नीच बनाए रखती है, एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप में ही असमानता पैदा करता है। और यहीं पर लेखक अपनी बात को अंजाम देते हैं। उनके लिए असली समस्या सिर्फ पार्टियां नहीं है, बल्कि एक गहरी जड़ जमा चुकी विचारधारा है, जिसे वो मनुवादी कहते हैं। और उनका दावा है कि ये हमारे लोकतंत्र के हर हिस्से में फैली हुई है। उनका मानना है कि जब तक इस विचारधारा को नहीं हटाया जाता, कोई भी पार्टी असली बदलाव नहीं ला सकती। तो आखिर में लेखक का जो विजन है, वो एक तरह से क्रांतिकारी है। ये सिर्फ अब एक पार्टी को दूसरी पार्टी से बदलने की बात नहीं है।
ये एक पूरे सिस्टम को बदलने और सत्ता उन लोगों को वापस देने की बात है जिन्हें वो इस जमीन के मूल निवासी मानते हैं। और इसी आखिरी सवाल के साथ लेखक हमें छोड़ जाते हैं कि असली बदलाव सिर्फ सरकार बदलने से आता है या फिर हमें पूरी व्यवस्था को ही बदलने की जरूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर भारतीय राजनीति के भविष्य के बारे में सोचने वाले हर किसी को जरूर सोचना चाहिए।